हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ अरविंद। आप सबको मालूम ही होगा कि केवीएस की जो है नोटिफिकेशन जारी हो गई है। जो अपने सब्जेक्ट विजुअल आर्ट कला की जो है लगभग 200 प्लस सीटें हैं, उसके लिए हम क्लास स्टार्ट करेंगे 5 दिसंबर से। जो है आपको सिलेबस के अनुसार जो है आर्ट की जो है क्लासें स्टार्ट की जाएंगी। तो चलिए पहले बात करते हैं। कल यानी जो 30 नवंबर 2022 को जो है एनवीएस का पेपर हुआ था, उसमें पूछे गए प्रश्न कुछ हमें प्राप्त हुए हैं विद्यार्थियों के माध्यम से जो एग्ज़ाम देने गए थे। तो उस प्रश्न को लेकर आए हैं आप सबके समक्ष। तो पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी मुद्राओं पर कौन सा पौराणिक जानवर दर्शित है? ऑप्शन 1 यूनिकॉर्न, 2 जंगली सुअर, 3 ड्रैगन, 4 कोबरा। तो जो सिंधु घाटी मुद्रा थी या मोहरें थी, उस पर जो है कौन सा जानवर जो है चित्रित है या दर्शित है? तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता का जो है पौराणिक जानवर था। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन जैन तीर्थकर की प्रतिमा किस शताब्दी की है? तो गुप्तकालीन जैन तीर्थकर की जो प्रतिमा है वह किस शताब्दी की है? ऑप्शन 1 9वीं शताब्दी, 2 7वीं शताब्दी, 3 दूसरी शताब्दी, 4 5वीं शताब्दी। तो इसका आंसर जो है कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि कौन सा होगा। अगर आप सबको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर जो है क्या होगा। गुप्तकालीन जैन तीर्थकर की प्रतिमा किस शताब्दी में बनी या किस शताब्दी की है? तो इसका आंसर आप सब लोग अगर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, आदमी, औरत तथा वृक्ष छापा चित्र के छापाकार कौन है? आदमी, औरत तथा वृक्ष जो चित्र है वह छापा चित्र है। इसके जो छापाकार हैं कौन है? तो ऑप्शन 1 के लक्ष्मण गौड़, ज्योति भट्ट, नंदलाल बसु, कृष्णा रेड्डी। तो पहले तो यह देखिए कि इसमें जो है यह तीनों कलाकार जो हैं छापाकार हैं, बाकी यह चित्रकार हैं। तो अब इन तीनों में से आपको पहचानना है कि यह चित्र किसका है। तो इस के लक्ष्मण गौड़ का जो है यह चित्र है, तो इसका आंसर होगा के लक्ष्मण गौड़। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। जो के लक्ष्मण गौड़ का चित्र है, मैन वुमेन एंड ट्री, आदमी, औरत और पेड़ वृक्ष, तो वह चित्र जो है आप सबके समक्ष देखिए स्क्रीन पर लेकर आए हैं। यह चित्र है जो के लक्ष्मण गौड़ द्वारा चित्रित किया गया है। यह कागज़ माध्यम में है, इसका माध्यम जो है कागज़ पर है और 1980 से जो है 1980 से जो है 90 के मध्य बनाया गया है। आधुनिक काल का चित्र है और यह एचिंग एक्वेटिक माध्यम में जो है बनाया गया है। और यह चित्र जो है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के तट पर फूली फली थी, यह नदी कहाँ से निकलती है? तो आपको यह बताना है कि सिंधु घाटी नदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ से है। तो यह प्रश्न जो है सभी जो प्रश्न है लेकर आए हैं, यह सब जो है कल के एग्ज़ाम एनवीएस 2022 वाले परीक्षा में जो है पूछे गए हैं। तो जो सिंधु नदी है वह कहाँ से निकली है? तो इसका आंसर होगा तिब्बत। तिब्बत के जो मानसरोवर के निकट जो है सिन का बाब नामक जो है जलधारा है जो है वहाँ से निकली है, यह माना जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा तिब्बत। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के तट पर फूली फली थी, यह नदी कहाँ समाप्त होती है? यह दोनों प्रश्न पूछा गया था कि कहाँ से निकली है और कहाँ समाप्त हुई है। तो निकली जो है तिब्बत से है और समाप्त कहाँ होती है तो यह बताना है आपको। ऑप्शन 1 हिंद महासागर, 2 बंगाल की खाड़ी, 3 अरब सागर, 4 हिमालय। तो जो सिंधु घाटी नदी है वह जो है निकलती है तिब्बत से और समाप्त होती है हिंद महासागर में जाकर मिलती है। तो इसका ऑप्शन हिंद महासागर नहीं, अरब सागर में जाकर मिलती है। अरब सागर में जाकर मिलती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 सही होगा, अरब सागर। अगला प्रश्न है, लाल बलुआ पत्थर के अलावा कुतुब मीनार में कौन से पत्थर प्रयोग किए गए हैं? तो लाल बलुआ पत्थर के अलावा जो है कुतुब मीनार में कौन से पत्थर प्रयोग किए गए हैं? ऑप्शन 1 है ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर, कोटा पत्थर। तो जो लाल बलुआ पत्थर के अलावा जो है कौन सा पत्थर प्रयोग किया गया है? तो संगमरमर प्रयोग किया गया है, सफ़ेद संगमरमर। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, सफ़ेद संगमरमर प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, मंदिर निर्माण की गतिविधि भारत में किस राजवंश के समय शुरू हुई? ऑप्शन 1 मौर्य वंश,
2 कुषाण वंश, 3 शुंग वंश, 4 गुप्त वंश। तो इसका आंसर जो है हमें लग रहा है गुप्त वंश। अगर एग्जैक्ट हमको नहीं मालूम है इसका आंसर जो है, तो हमें जो है गुप्त वंश लग रहा है, क्योंकि गुप्त वंश में जो है मंदिरों का निर्माण जो है बहुत ही किया गया है। तो आप सबको अगर इसका एग्जैक्ट आंसर मालूम हो कि किस राजवंश में जो है शुरू हुई है मंदिर निर्माण की गतिविधि, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे तो जहाँ तक लग रहा है कि गुप्त वंश ही होगा। अगर इसका आंसर एग्जैक्ट मालूम हो आप सबको करेक्ट आंसर, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। यह भी प्रश्न जो है कल के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। अगला प्रश्न जो है एलिफेंटा है ऑप्शन 1 गुफा वास्तुकला, 2 मंदिर वास्तुकला, 3 स्तूप वास्तुकला, 4 किले की वास्तुकला। तो एलिफेंटा जो है वह क्या है? गुफा है, तो इसलिए इसे यह गुफा वास्तुकला होगा। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, गुफा वास्तुकला। यह प्रश्न जो है पूछा गया था। यह भी सारे प्रश्न जो है कल की परीक्षा में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है गंधार की परवर्ती मूर्तिकला निम्नलिखित में से किस शैली में हुई है? तो गंधार की जो परवर्ती मूर्तिकला है निम्नलिखित में से किस शैली में हुई है? ऑप्शन 1 मौर्य शैली, 2 भारतीय एवं रोमन शैली, 3 रोमन शैली, 4 शुंग शैली। तो इसका ऑप्शन जो है 2 सही होगा। भारतीय एवं रोमन शैली में जो है गंधार की मूर्तिकला का जो है निर्माण हुआ है, या इसका ऑप्शन 2 सही होगा, भारतीय एवं रोमन शैली। अगला प्रश्न है जो भंवर छापा चित्र के छापाकार हैं। तो जो भंवर छापा चित्र है वह किस कलाकार के हैं? तो ऑप्शन 1 कृष्णा रेड्डी, 2 कमल कृष्ण, 3 जय झरोटिया, 4 दीपक बनर्जी। तो जो भंवर नामक छापा चित्र है वह किसका चित्र है? तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, कृष्णा रेड्डी का। कृष्णा रेड्डी ने जो बनाया है भंवर चित्र, यह जो आपकी स्क्रीन पर है उन्हीं का चित्र है भंवर। तो यह जो है कागज़ पर बनाया गया है और यह 1926 में बनाया गया है। तकनीकी इंटेग्लियो में बनाया गया है। यह चित्र जो है संग्रहित है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। तो यह भंवर नामक जो चित्र है वह कृष्णा रेड्डी ने बनाया है। अगला प्रश्न है किन मायनों में राजस्थानी शैली के चित्र मुगल शैली से भिन्न है? तो किन मायनों में जो है राजस्थानी चित्र है जो है मुगल शैली से भिन्न है? तो ऑप्शन 1 विषय कहानियों का चित्रण, 2 आकृतियों का चित्रण, 3 प्रकृति चित्रण, 4 जानवरों का चित्रण। तो इसका आंसर जो है होगा विषय कहानियों का चित्रण जो है वह भिन्न है मुगल, क्योंकि मुगल में जो है अकबरनामा और रामायण महाभारत इन सब पर जो है चित्रित किए गए हैं, और राजस्थान में जो है रागमाला आदि ग्रंथों पर जो है चित्र बनाए गए हैं। तो इसमें जो है विषय और कहानियों का चित्रण जो है इसके अनुसार जो है राजस्थानी और मुगल शैली के चित्र जो है भिन्न हैं। तो अगला प्रश्न है 999 ईस्वी में बुद्ध की कौन सी बुद्ध पांडुलिपि को ताड़पत्र पर चित्रित किया गया था? तो इसका आंसर भी नहीं मिला है हमें जो है। अगर आप सबको जो है इसका आंसर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। ऑप्शन 1 बुद्ध चरितम, 2 जातक कहानियाँ, 3 प्रज्ञा पारमिता, 4 बोधिसत्व की कहानियाँ। तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि 999 ईस्वी में जो है बुद्ध की पांडुलिपि की ताड़पत्र पर चित्रित की गई थी कौन सी? तो अगला प्रश्न है सारनाथ अशोक स्तंभ में सिंह की मुद्रा किस प्रकार है? तो कुछ प्रश्न जो है कुछ चेंज है, पर प्रश्न यही पूछा गया था कि किस मुद्रा में है सारनाथ जो है। तो सारनाथ जो सिंह स्तंभ है उसमें जो है सिंह जो है वह किस मुद्रा में है? तो ऑप्शन 1 खड़ा हुआ, 2 बैठा हुआ, 3 पीछे के पैरों पर बैठा हुआ, 4 दहाड़ता हुआ। तो इस चित्र को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि जो सिंह है वह पीछे के पैरों पर बैठा हुआ है, पीछे के पैरों पर जो है बैठा हुआ है। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, ऑप्शन 3 सही होगा। एग्जाम में जो है कि चित्र दिए थे, चित्र सहित ही प्रश्न पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, ऑप्शन 3 सही होगा, पीछे के पैरों पर बैठा हुआ। अगला प्रश्न है गंगावतरण मूर्ति किस काल की है? तो ऑप्शन 1 चोल काल की, 2 होयसाल काल की, 3 पल्लव काल की, 4 पांड्य काल की। तो जो गंगावतरण मूर्ति जो है वह पल्लव काल की है, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, पल्लव काल। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृ देवी की छोटी मूर्ति किस संग्रहालय में संग्रहित है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृ देवी की जो छोटी मूर्ति है वह किस संग्रहालय
में संग्रहित है? तो इसका ऑप्शन 1 है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। 2 राष्ट्रीय संग्रहालय पाकिस्तान। 3 राष्ट्रीय ब्रिटिश म्यूजियम लंदन। 4 राष्ट्रीय संग्रहालय मिस्र। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। जो मातृ देवी की छोटी मूर्ति है वह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है 5वीं सदी में जैन कल्पसूत्र जो है, जैन कल्पसूत्र लघु चित्र जो है किस जगह पर रचित हुए हैं या चित्रित हुए हैं? ऑप्शन 1 उदयपुर। 2 जयपुर। 3 बूंदी। 4 जोधपुर। तो इसका ऑप्शन जो है 1 सही होगा, उदयपुर में जो है कल्पसूत्र के जो लघु चित्र है वह चित्रित हुए हैं उदयपुर में। अगला प्रश्न है ताजमहल के निर्माण का समय किस वर्ष शुरू किया गया? किस वर्ष शुरू किया गया? ऑप्शन 1 1600 ईस्वी में 10,000 मजदूरों के साथ। 2 1620 ईस्वी में 20,000 मजदूर। 3 1636 ईस्वी में 10,000 मजदूर। 4 1632 ईस्वी में 20,000 मजदूर। तो यह ऑप्शन जो है कल की परीक्षा में जो यह प्रश्न है उसमें जो है यह ऑप्शन दिए गए थे, तो इसका ऑप्शन जो है 4 सही होगा। 1632 ईस्वी में जो है 20,000 मजदूर थे जो है, तब जो है ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। 1632 में जो है ताजमहल का जो है निर्माण कार्य जो है प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न जो है यह जो है जर्नल स्टडीज जर्नल अवेयरनेस से है, तो इसका भी इस प्रश्न का भी जो है आंसर नहीं मिल पाया है। DRDO ने चालक रहित लक्ष्य विमान विकसित किया है। 1 चेतक। 2 लक्ष्य। 3 लॉकहीड मार्टिन F-35। 4 MI-25। अगला प्रश्न है यह भी जो है जर्नल अवेयरनेस से ही है संबंधित। तो जर्नल अवेयरनेस के जो 10 प्रश्न पूछे गए हैं और रीजनिंग के जो है 10 प्रश्न पूछे गए थे और ITC के प्रश्न जो है वह 10 पूछे गए थे और टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 और सब्जेक्ट के जो है 80 प्रश्न पूछे गए थे कल के परीक्षा में। और लैंग्वेज के जो है 10 इंग्लिश और 10 हिंदी सामान्य हिंदी और 10 लैंग्वेज हिंदी पूछे गए हैं 30 प्रश्न, यानी कि कुल 150 प्रश्न थे आपके NVS के पेपर में जो है। और उसमें से जो है 120 प्रश्नों के जो है अंक आपको जो है आपके एग्ज़ाम में जो है जुड़ेंगे, बाकी 30 प्रश्न जो हैं लैंग्वेज वाले वह नहीं जुड़ेंगे आपकी जो रिजल्ट में। तो ऐसा कुछ रूल्स है NVS का। तो चलिए इस प्रश्न की ओर देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश कौन बनी है? ऑप्शन 1 सोनिया सोटोगेयर। 2 केटांजी ब्राउन। 3 एलेना कमान। 4 एमी कोनी बैरेट। तो केटांजी ब्राउन जो है वह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में जो है पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है। तो ऑप्शन 2 सही होगा, केटांजी ब्राउन। अगला प्रश्न है यह भी जो है जर्नल अवेयरनेस में ही पूछा गया है। 26 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस को जो है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस को कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? ऑप्शन 1 राष्ट्रीय कृष्ण रत्न पुरस्कार। 2 राष्ट्रीय गोपालक रत्न पुरस्कार। 3 राष्ट्रीय माखन रत्न पुरस्कार। 4 राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार जो है वह राष्ट्रीय दुग्ध दिवस को जो मनाया गया है 26 नवंबर 2022 को, उस दिन जो है दिया गया है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। तो इसका आंसर 4 सही होगा। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में जो है निम्नलिखित सदस्य होते हैं। तो उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल है उसमें जो है संसद के दोनों सदन के जो है निर्वाचित सदस्य जो है वह उपराष्ट्रपति को चुनाव करते हैं। संसद के दोनों सदन के जो है मेंबर जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव करते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है नहीं मिल पाया है कि ऑप्शन में क्या क्या दिया था, तो कृपया आप लोग इसको खोज करके पुस्तकों में जो है या किसी के भी माध्यम से अगर खोज करके कंफर्म करके आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि हमें सिर्फ प्रश्न मिल पाया है, ऑप्शन नहीं मिल पाया है। तो यह भी जर्नल अवेयरनेस से था। कॉमनवेल्थ गेम पुरुष हैवी वेट पैरा पावर लिफ्टिंग में जो है स्वर्ण पदक किसने जीता था? यह भी प्रश्न पूछा गया था। तो इसका आंसर भी उपलब्ध नहीं हो पाया है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। जो प्रश्न हमें मिले हैं वह सभी प्रश्न हम आप सबके समक्ष लेकर आए हैं।
कुछ प्रश्नों के आंसर नहीं मिल पाए हैं तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। कृपया आप लोग को मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। तो यह प्रश्न जो है हिंदी का प्रश्न है जो आपके लैंग्वेज में पूछा गया था। तो मेघ का समानार्थी शब्द नहीं है, तो इसमें से आपको पहचानना है कि मेघ का अर्थ होता है बादल, तो उसका मतलब इसका समानार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन 1 वारिद, 2 वरीज, सॉरी यहाँ पे वारिज होगा, वरीज लिखा हुआ है, ऑप्शन में वरीज दिया था। वारिज दिया था, वारिज ऑप्शन में जो है वहाँ पेपर में वारिज दिया हुआ था, यहाँ टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुई है। तो 3 नीरद, 4 पायोधर। तो ऑप्शन 1, 3 और 4 जो हैं वारिद, नीरद और पायोधर जो हैं यह बादल के ही पर्यायवाची रूप हैं, मेघ, वारिद, नीरद, पायोधर। तो यह जो है समानार्थी हैं, एक ही शब्द के अर्थ हैं बादल के। बादल को जो है इन नामों से भी जाना जाता है। तो जो अलग है वह वारिज है, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। जो वारिज है वह अलग है, तो इसका ऑप्शन जो है 2 सही होगा, वारिज। मेघ का जो समानार्थी शब्द नहीं है वारिज है, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से असंगत को पहचानिए। तो इसमें से आपको पहचानना है तो कि कौन सा जो है समास पूछा गया है, इसमें जो है कौन सा समास जो है गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन 1 नीलकंठ द्विगु समास, 2 नीलकमल कर्मधारय समास, 3 पुस्तकालय तत्पुरुष समास, 4 अंजाम तो अव्ययी भाव समास। तो नीलकंठ जो है द्विगु समास, तो नीलकंठ में जो है द्विगु समास नहीं होगा, इसमें जो है बहुब्रीहि समास होगा, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। इसका ऑप्शन 1 सही होगा क्योंकि यह असंगत है, यह जो है गलत दिया हुआ है। बाकी जो है नीलकमल में कर्मधारय होगा, पुस्तकालय में तत्पुरुष होगा, यह भी सही है। अंजाम में अव्ययी भाव सही होगा, यह भी सही होगा, तो इसका आंसर जो है 1 सही होगा। नीलकमल में, नीलकंठ में जो है द्विगु समास नहीं होगा, यहाँ पे बहुब्रीहि होगा, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। नीलकंठ द्विगु, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न जो है और आखिरी में जो है हिंदी के ही प्रश्न थे, जो है एनवीएस में परीक्षा में जो है आखिर में जो है आपको हिंदी ही सॉल्व करने को मिला होगा। तो निम्नलिखित कौन सा सही नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, जो युग्म बने हुए हैं इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सी जो है आपको सही नहीं बताया गया है। कि जैसे ऑप्शन 1 चिन्मय में जो है व्यंजन संधि, चिन्मय में जो है व्यंजन संधि होगा, सद्गुण में भी व्यंजन संधि होगा, पित्राज्ञा में जो है व्यंजन संधि नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा क्योंकि यहाँ पे सही नहीं पूछा है। पित्राज्ञा में जो है वहाँ पे व्यंजन संधि नहीं होगा। रमेंद्र में भी जो है यह सही है, स्वर संधि ही होगा, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, पित्राज्ञा सही होगा। पित्राज्ञा जो है इसमें जो है व्यंजन संधि नहीं होगा। अगला प्रश्न था आप भला तो जग भला, मुहावरा या कहावत जो भी था, यह प्रश्न पूछा गया था कि ऐसे ही एक विद्यार्थी ने हमें बताया है कि यह प्रश्न पूछा गया था कि आप भला तो जग भला। उन्होंने यह नहीं बताया था कि मुहावरा है कि कहावत है, तो यह कहावत और मुहावरा दोनों में आता है। तो आप भला तो जग भला, तो इसका मतलब होगा कि आप अगर अच्छे हैं तो आपको भी अच्छे ही लोग मिलेंगे, जैसे आप अगर ईमानदार हैं तो आपको भी ईमानदार लोग ही मिलेंगे। तो अगला प्रश्न था, आखिरी प्रश्न है शिक्षार्थी में कौन सी संधि होगी। तो शिक्षार्थी में जो है दीर्घ संधि होगी, दीर्घ संधि होगी, दीर्घ संधि होगी, और इसका संधि विच्छेद है शिक्षा धन अर्थी, शिक्षा प्लस अर्थी, शिक्षा प्लस अर्थी, इसमें जो है दीर्घ संधि होगा, दीर्घ संधि होगा। तो यह थे सभी प्रश्न जो है कल के परीक्षा एनवीएस 2022 में पूछे गए। 30 नवंबर 2022 का जो पेपर हुआ था कला का, आर्ट का, उसमें जो है यह सभी प्रश्न पूछे गए थे। तो यह सभी प्रश्न हमें जो है परीक्षार्थियों के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, तो आप सबके लिए लेकर आए थे। तो कैसे लगा, और जो प्रश्न के आंसर नहीं प्राप्त हुए हैं उसको आप सब लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।